हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सचिन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ईवीएस। और जो सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर। आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को, और वहां पर जाकर के आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों के लिए कोर्स लॉन्च हो गए हैं, और इसके लिए आप चाहें तो पेपर फर्स्ट ले सकते हैं, पेपर टू ले सकते हैं, या दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं। ये आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपको अपने अपने सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस, और पेपर टू के लिए साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पेडागोजी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बट कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, क्या है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान का जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो 20 नंबर का आता है, यानी 20 मार्क का। टोटल जो है वो आप सब जानते ही हैं, 30 नंबर का जो है ये साइंस आता है। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क के, और ठीक है। और इसको जो है दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका कंटेंट वाला पोर्शन। कंटेंट वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं जो 20 मार्क के होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप ईवीएस में आप देखते हैं, ईवीएस में 15 नंबर का कंटेंट वाला पोर्शन होता है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी वाला पोर्शन होता है, जो शैक्षणिक जो मुद्दे हैं वो सब। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आते हैं 20 मार्क्स के, और इसमें जो 10 नंबर हैं वो आपके पेडागोजिकल इश्यूज से आते हैं। ओके, तो उसका वेटेज इसमें कम है। अगर आप कंटेंट को कायदे से पढ़ लेते हैं तो उन 10 नंबर को तो आप इजीली कर ही लेंगे। तो जो कंटेंट है, जो कंटेंट वाला पोर्शन है जो 20 नंबर का आता है, उसमें देखिए पहला जो टॉपिक दिया हुआ है आपका फूड है। यहाँ पर फूड जरूर लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चंस आप प्रीवियस के उठा करके देखें तो उसमें न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम इसको चाहे तो टॉपिक को ये कह सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी पोषण। लेकिन चलिए फूड में ही हम पोषण पढ़ लेंगे, और फूड की जो है आवश्यकता क्यों होती है, क्या है, और फूड के जो सोर्सेस हैं वो सब हम देखेंगे। सोर्सेस ऑफ फूड कि भाई एनिमल सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स क्या है ना, ये सब बहुत डिटेल में हम इसको देखेंगे। देन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के जो घटक होते हैं कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे फूड में दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक होते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स यानी ऊर्जा न प्रदान करने वाले पोषक तत्व। बट दोनों का अपनी अपनी जगह अहम रोल है। एनर्जी हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही मिलती है, लेकिन इनको सही से डाइजेस्ट होने के लिए, इनका सही से एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होने के लिए, एसिमिलेशन होने के लिए जरूरत पड़ती है बाकी और भी चीजों की। ऐसे वो पोषक तत्व जो एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करते हैं, ऊर्जा प्रदान तो नहीं करते हैं, लेकिन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही जरूरी हैं। तो हम उसमें सब पढ़ने वाले हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है ना, फैट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, एंजाइम्स क्या है, वाटर क्या है, और उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, इन सभी का रोल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, डाइजेशन वगैरह की भी प्रोसेस को हम थोड़ा बहुत समझेंगे। क्लियर ना। नाउ इसमें जो है क्लीनिंग ऑफ फूड, ओके, भोजन को कैसे साफ करना है, कैसे उसको सड़ने से बचाना है, ये सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है ये यूनिट, लेकिन जो है काफी बड़ी यूनिट है ये। इसके बाद में आप देखिए कि जो मटेरियल है, इससे अगली जो यूनिट है हमारी मटेरियल की है, और इसमें लिखा है पदार्थ। ओनली क्या लिखा है, पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या है। देखिए ये पूरी केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें आप मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, अब अगर प्रीवियस क्वेश्चंस उठा करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स यानी एलिमेंट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सोल्ट्स, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले जो आपके प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स वगैरह, फाइबर्स है ना, जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो सब, एसिड, वेस्ट, सोल्ट, ये सारे जो है इसमें पूछे जाते हैं। और इसी में आपकी जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं वो सब, एंड रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आए हुए होते हैं कि कौन सी मेटल किसको रिप्लेस कर सकती है उसके सोल्ट से। तो इसमें पूरा केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग सिलेबस तो नहीं लिखाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये पूरी अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है ये वाली यूनिट, केमिस्ट्री को, ठीक है ना। जो रसायन विज्ञान होता है ओके, तो वो वाला पोर्शन आप इसमें पढ़ेंगे, और इसको काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप 30 में से 30 नंबर लेकर के आएँ।
मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जितना भी हम कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है आगे के लिए। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। अच्छा हाँ, ये वाली यूनिट देखेंगे जो थर्ड वाली यूनिट है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीवों की दुनिया। सजीवों की दुनिया, अब ये जरा सारी एक यूनिट लिख दी है, लेकिन ये पूरी बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें आप सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, इसी में आप जो है क्लासिफिकेशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों का वर्गीकरण। इसमें आप देखेंगे स्क्रीन ऊपर लगी हुई है तो आपको लग रहा होगा ऊपर का है देख रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर लगी हुई है, इसलिए जो है फोकस कैमरे की तरफ ना होकर के स्क्रीन की तरफ हो रहा है। ओके, कोई नहीं। तो इसमें आप क्लासिफिकेशन में आप पूरा देखेंगे, क्लासिफिकेशन में कि भाई मोनेरा क्या होता है, जगत मोनेरा आपने पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, फंजाई, उसके अलावा प्लांटी क्या होते हैं, एनिमिलिया क्या होते हैं, है ना, उन पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन इसी में आप जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्पेशली आप पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे आए हुए क्वेश्चन है ना, ग्लैंड्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप इसमें पढ़ लेंगे। मतलब जितना भी आपकी जो है 10 क्लास तक की एनसीईआरटी में है, यानी 6 to 10 क्लास की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पर हमें कायदे से पढ़ना होगा। समझ में आ रही बात ये यहाँ तक? तो इसमें जो है पूरा बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा। देन मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। देखिए, ये गतिशील वस्तुएं, मानव और विचार, ये सारा जो है वो फिजिक्स का पोर्शन हो जाता है आपका, फिजिक्स वाला। इसी में आप जो है यूनिट्स पढ़ेंगे, इसी में आप जो मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं वो सब आप पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें आप जैसे स्पीड वगैरह हो गया, वर्क हो गया, है ना, फोर्स हो गया, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, हर साल फोर्स पे क्वेश्चन आता है, उस टाइप के जो है क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। ओके, इसमें जैसे और भी आपके जो साउंड वगैरह हैं, वो वाले सारे चैप्टर भी हम इसमें फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। खैर, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान है। जितने क्वेश्चन आपके आते हैं सीटेट में या बाकी एग्जाम्स में भी अगर देखा जाए आमतौर पे, तो 50% क्वेश्चन अकेले बायोस से आते हैं, 45 to 50%, कई बार तो 50 से भी ज़्यादा आ जाते हैं। और जो है 45 to 55 कह सकते हैं, उन्हें एवरेज निकाल करके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से मिला के आते हैं। बट कई बार जो है ये रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है। देन हाउ थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं, कैसे कार्य करती हैं, उसमें आप पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, विद्युत धारा और सर्किट। तो इसमें आप पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे, सर्किट वगैरह वो सब। देन जो मैग्नेटिक वाला है, क्योंकि मैग्नेट से आमतौर पे आप देखिएगा हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही है, और अब तो अलग अलग सेट्स में ये जो है पेपर होते हैं, तो कई क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप इसको जो है डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जो आपके नेचुरल फिनोमिनाज हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना, प्राकृतिक घटनाएं में जैसे आपका अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, साइक्लोन्स हो गया, इन सबको जो है, लाइटनिंग क्या होती है, थंडरिंग लाइटनिंग क्या होती है, जो बिजली कड़कती है, चार्ज उसमें कैसे रोल प्ले करता है, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लास जो हो रही हैं आपकी वो किस तरह की, या होंगी बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बढ़िया से नोट्स बनवाए जाएंगे आपको। और जो भी कंटेंट है इससे रिलेटेड, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपके साथ में यूं ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें प्राकृतिक घटनाएं, देन उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन में आप बहुत सी चीज़ों को देखेंगे, जैसे आपका पेट्रोलियम से क्वेश्चन आता है, उसमें आप कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, कैसे उनको अलग करते हैं, कैसे उनको सेपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये रिसोर्सेस, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पाए जाते हैं, आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस में आप देख लेना। उसके अलावा जो आपका कुछ और भी जो सॉइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो सब भी हम इसमें और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखने में तो बड़ा कम सिलेबस लग रहा है, लेकिन इसको जो है आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए हम सब यहाँ पर। कंटेंट वाला पोर्शन अच्छा खासा रोल प्ले करता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, आप 20 में 20 आराम से ला सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ा तो अब जो पेडागोजी के 10 क्वेश्चन बचते हैं, 5 क्वेश्चन तो आप इसको पढ़ के ही कर लेंगे। अब देखिए, इसमें जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं, शैक्षणिक मुद्दे हैं, मैंने पहले ही बताया 10 मार्क्स के जो है ये आते हैं, और जो है इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, क्लियर ना। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, इसमें जो पहली यूनिट है आपकी, या पहला टॉपिक कह लें, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि विज्ञान की क्या प्रकृति होती है और इसकी संरचना क्या है। इसमें किसी भी मनगढ़ंत कहानी की तो बात करते नहीं है साइंस में, तो क्यों, कैसा प्रैक्टिकली है, ये क्या है। नेचुरल साइंस
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं, आप अगर 5-6 क्लास भी कर लेते हैं तो आराम से 10 में 10 नंबर इजीली ला सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। ठीक है, ये सब। देन क्या है, अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, दृष्टिकोण क्या है, नजरिया, एकीकृत दृष्टिकोण। देन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी यानी मेथड ऑफ साइंस, परीक्षण, प्रयोग, खोज यानी विज्ञान की विधि। इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन कराते हैं क्या। और हाँ, क्लास के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर ना। देन क्या, इनोवेशन, नवाचार। देन क्या, टेक्स्ट मटेरियल एड्स यानी पाठ्यक्रम सामग्री और एड्स। एड्स का मतलब क्या है, ये वाला एड्स नहीं है, कभी वाला एड्स समझ ले। एड्स का मतलब जब बीएड किया ही है आपने तो सब जानते ही होंगे। एड्स का मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग एड्स होते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। खास करके जैसे आप चार्ट से कैसे समझाते हैं, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा करके कैसे समझाएंगे, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है द नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन द नॉलेज ऑफ बुक्स। किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली है ना, चीज़ों को आप कैसे डेमो दिखा करके किसी तरह से कुछ चीज़, मॉडल, चार्ट, ये सब दिखा करके कैसे समझाएंगे वो सब। देन इवेल्यूशन, मूल्यांकन कैसे करते हैं, और इसमें आपको कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और प्रभावी, ये सारे जो है मूल्यांकन सीखना होगा कैसे करते हैं। देन प्रॉब्लम्स, क्या क्या है ना प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं, उनको कैसे सोल्व करें। देन क्या, रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये जो है ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, 10 क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली आराम से कर लेंगे। और आपने पेडागोजी के बारे में समझा ही होगा। टीचिंग इसमें जो होना चाहिए चीज़ें कैसी, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। टीचर के बारे में नहीं सोचना है, स्टूडेंट के बारे में सोचना है कि इसको कैसे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। उसको कोई चीज़ जैसे रट्टाफिकेशन रटाना नहीं है, कुछ जो है उस पर बर्डन नहीं डालना है, उसको प्यार से ही समझा करके आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है ना। तो ये है आपका। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि आपको और क्या क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। एक तो एनसीईआरटी की समरी जो 6 to 8 क्लास आप लोगों को पढ़नी है। एनसीईआरटी तो जरूर आप पढ़ेंगे और इसकी समरी जो है मैं करा दूंगा। अगर आप तब तक खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से पढ़िए, अदरवाइज जो है उसकी जो इम्पोर्टेंट समरी है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे उसको क्या है मैं करा दूंगा। उसके अलावा आप जो है जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, उन सबको जो है आपको देखना है। उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चन उसमें के रिपीट भी हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो गया, कुछ भी नहीं तो मैच करने के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको तोड़ मरोड़ करके दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उस टाइप का देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर ना। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को आप जरूर देख लें। एनसीईआरटी की जो समरी है मैं करा दूंगा आपको, मैं तो कराऊंगा ही, अगर आप तब तक खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस उठाए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए उससे पहले एक टॉपिक को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं टॉपिक लूंगा जिससे हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसके लिए जो मैंने टॉपिक चूज किया है आज के लिए, उससे आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि हमें क्लास में कैसे पढ़ाया जाएगा। क्लास में जो आपकी होगी और एप्लीकेशन पे जो क्लास होगी वो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए अभी के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपका लिया है एसिड्स भी कह सकते हैं, वेस, तो एसिड कह लीजिए चाहे इसको, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। बेसिस एंड सोल्ट आप कह लें या एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। लवण का मतलब बेटा नमक होता है, लेकिन यहाँ पर हम लवण कहेंगे, शुद्ध हिंदी में इसको हम लवण बोलते हैं। अगर आप इसको कहीं पर ऐसे पढ़ेंगे नॉर्मली सा, जैसे आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ते हैं जो कंटेंट होता है, तो कई बार उसमें बस सिर्फ मोटा मोटा सा लिख देते हैं कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, बस इस तरह से खत्म, और ये इसके सोर्स हैं। अब देखिए इसको आपको कंसेप्ट को बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम जो है इसको कायदे से समझेंगे। अब देखो इसको समझाने के लिए जो एसिड बेस सोल्ट है, खास करके एसिड और बेस के लिए तीन कंसेप्ट बहुत मशहूर हैं जो आप सबने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस जो अम्ल क्षार की जो संकल्पना है वो पढ़ी होगी। दूसरा आपने पढ़ा होगा
ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट, और तीसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने क्या, आर्हेनियस कंसेप्ट। तीनों कंसेप्ट जो है वो अलग अलग बेस पे कहे गए हैं, लेकिन बात लगभग सब में एक जैसी ही कही गई है। लुईस एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो लोन पेयर के हिसाब से, या है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से होता है। ब्रांस्टेड लोरी का जो कंसेप्ट है वो किसके, प्रोटॉन के बेस पे दिया गया, और जो आर्हेनियस कंसेप्ट है वो हाइड्रोजन आयन के एतबार से दिया गया। अगर मैं तीनों को पढ़ाने लगूंगा तो ये क्लास बहुत लंबी सी हो जाएगी, डेमो फिर एक बहुत बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैं इस कुछ जो है एक ले ले रहा हूँ। अभी मैं आर्हेनियस कंसेप्ट को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली उसी से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जो है लुईस के बारे में भी, ब्रांस्टेड के बारे में भी, लेकिन वो एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप समझ लें कि जो एसिड हैं, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स जिनको हम बोलते हैं क्या, अम्ल। आम भाषा में हम तेजाब बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में तेजाब लिखा नहीं आएगा। तो ये जो एसिड है वर्ड, ये कहाँ से आया, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कि जो एसिड वर्ड है, एसिड वर्ड डिराइव्ड, देखिए ऐसी नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनवाए जाएंगे। तो एसिड वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड एसिडस, लेटिन वर्ड एसिडस और एसर, एसर भी कह देते हैं इसको, या एसिडस। और इसका मतलब होता है बेटा विच मीन्स सोर, और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। तो ये जो शब्द है कहां से लिया गया, यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, ये शब्द कहां से आया, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एसिडस या एसर से हुई है, एसर से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है खट्टा। तो देखिए जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे खट्टे होते हैं। तो पहली बात तो ये, और इसी तरह के नोट्स आपको इंग्लिश में बनवाए जाएंगे, हिंदी में भी। आप क्लास में जब पढ़ेंगे तो आप अपना नोटबुक में इस तरह के नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो आपके एनसीईआरटी की समरी वगैरह कराई जाएगी उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी भी आप ऐसी ही पीडीएफ अपलोड करवाना चाहेंगे तो वो अपलोड कर दी जाती है। तो ये जो वर्ड है वो कहाँ से, कौन से वर्ड से लिया गया था, फ्रेंच, इजिप्टियन, ग्रीक और लेटिन। तो आप बताएंगे लेटिन से। और कौन सा वो वर्ड था जिससे ड्राइव किया गया, एसिडस या एसर, और इसका मतलब होता है खट्टा। समझ रहे ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स आर, पहले इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन सबको चक्के देखना नहीं चाहिए, कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 0 के आसपास होगा, ओके, वो उतना ज्यादा खतरनाक होंगे। तो सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चलिए दूसरा, हाँ ये देखिए कोई खास पॉइंट नहीं था, बट इसमें मैंने जब लिखा एसर वर्ड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे अगली चीज आप इसकी ये समझिएगा कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो जब इनको अगर आप पानी में डाल करके डिसोसिएट करेंगे, विघटित करेंगे, तब ये देते हैं H3O प्लस आयन, यानी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन सिंपली अगर इनको ऐसे डिसोसिएट कर देंगे तो ये देते हैं हाइड्रोजन आयन। बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन। देखो अगर नॉर्मल आप कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन अगर आपने वाटर में किया है तो हाइड्रोनियम आयन देंगे। तो देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑल एसिड गिव हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएशन, यानी सभी अम्ल क्या करते हैं, सभी अम्ल विघटित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। सभी अम्ल विघटित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखो अगर मैं कहूं कि अगर ये चीज वाटर में होने लगे, तब क्या देंगे, तो देखिए हाइड्रोजन आयन देंगे नॉर्मली। लेकिन जब मान लो डिसोसिएशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई डिसोसिएशन जो है वाटर में हुआ है, डिसोसिएशन इन वाटर यानी एक्वस मीडियम में हुआ है, ठीक है ना, जल में
विघटन हुआ है, अगर मान लो जल में विघटन हुआ है तब फिर क्या देगा, तो देखो जनरली क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन आयन तो देगा ही देगा, लेकिन जब वाटर में होगा तो ये H2O से रिएक्शन करेगा और ये दे देगा H3O प्लस आयन, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, पानी में देगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा, जबकि इसने हाइड्रोजन आयन ही दिया है पानी में भी, लेकिन पानी से मिलकर वो बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि क्या सभी अम्ल पानी में विघटित होने पर या जलीय माध्यम में विघटित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो आप बताएंगे यस हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो आप सब जानते हैं कि आयन का मतलब क्या होता है, जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी एटम पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो अब चलिए देखिए इस बात को प्रूव करते हैं कि कैसे। मान लो मैंने एक एसिड लिया HCl, क्या लिया मैंने, HCl। HCl जो है क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सबको नाम तो पता ही होंगे, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में आप बोल देंगे इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप विघटित करेंगे, नॉर्मली करके देख लीजिए, पानी में करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो देगा हाइड्रोजन आयन प्लस दूसरा क्लोराइड आयन, दूसरा क्या देगा, क्लोराइड आयन। तो देखो अब जब पानी में अगर आप करते तो यही हाइड्रोजन आयन किससे मिल जाता, वाटर से, और ये देता फिर क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो बात देखिए, तो जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो इसने एक तो दिया हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। चलिए दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने यहां पर एक दूसरा एसिड लिया H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं बार बार हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिख लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप विघटित करेंगे तो ये देगा 2 हाइड्रोजन आयन और प्लस SO4 2 माइनस यानी सल्फेट आयन। तो देखो इसने भी हाइड्रोजन आयन दिया, इसने 2 हाइड्रोजन आयन दिए हैं। अब मान लो मैंने ले लिया H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तब ये टूटेगा 3 हाइड्रोजन आयन में और प्लस PO4 3 माइनस में। तो देखो इसने हाइड्रोजन आयन दिया। मान लो मैंने ले लिया HNO3, क्या लिया, HNO3, और इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो जब नाइट्रिक एसिड को आप डिसोसिएट करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में और प्लस नाइट्रेट आयन में। इसी तरह से कोई सा भी एसिड आप ले लीजिए, जब वो डिसोसिएट होगा तो सारे के सारे एसिड डिसोसिएट होने पर जो है वो आपको क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। तो वी कैन से दैट ऑल द एसिड गिव हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएशन। इफ डिसोसिएशन occurs in water then all the acid will give the हाइड्रोनियम आयन। अगर पानी में विघटन होगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है, और नॉर्मल होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, हमने इतने एसिड यहाँ पर लिए, सभी एसिड हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। ये जो कंसेप्ट था वो आर्हीनियस का था, आर्हीनियस का सिद्धांत है, उन्होंने ऐसे कहा था, ठीक है। तो ये हो गया। तो 2 पॉइंट्स आपने इसमें पढ़े कि सारे एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और दूसरा ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब ये पानी में डिसोसिएट होंगे तो क्या है, हाइड्रोनियम आयन देंगे। क्लियर ना, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इसका जो अगला पॉइंट है कि भाई और क्या एसिड में होता है, तो आप यहां पर ये समझेंगे कि ये एसिड जो होते हैं वो एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो लाल कलर में क्या है, ये बदल देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। वैसे देखो ये पहले आते थे लाल और नीले टाइप के लिटमस पेपर, आजकल जो है वो कैसे लिटमस पेपर आते हैं, आजकल तो ब्राउन कलर के आते हैं। इतना वक्त अब किसी के पास नहीं है कि लाल को नीले में, नीले को लाल में डाल के देख रहा है।
आजकल तो देखा जाए तो ब्राउन कलर का लिटमस पेपर आता है, एक ही बार में डालेंगे, लाल हो गया तो एसिड है, नीला हो गया तो बेस है। ये था, ठीक है ना। दूसरा जो है इनके बहुत से सोर्स हैं कि भाई जो है एसिड कौन सा कहाँ से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, उस तरह से आपने पढ़ी होगा, बिटारिक एसिड किस में होता है, एसिडिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड हो गया आपका, है ना, मैलिक एसिड किस में होता है, ऐसा पढ़ते हो ना, एमिनो एसिड्स किस में होते हैं, फैटी एसिड किस में होते हैं, ओलिक एसिड किस में होता है। तो वो सारा जो है आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी मैं एसिड बेस का कंसेप्ट समझा देता हूँ। दूसरा जो है हमारे होते हैं बेस, बेसिस यानी क्षार, क्षार। तो जो हमारे क्षार होते हैं ये क्या करते हैं कि जितने भी क्षार होते हैं, अगर मैं स्वाद की बात करूं तो स्वाद में ये कड़वे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बेसिस आर, ऑल बेसिस आर सोर इन टेस्ट, ऑल बेसिस आर सोर इन टेस्ट। ये जो है स्वाद में कैसे होते हैं, सोर नहीं सॉरी बिटर, आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। नॉट द सोर, सोर तो एसिड होते हैं, तो ऑल बेस आर बिटर इन टेस्ट। हम ये कहेंगे कि सभी क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। सभी क्षार स्वाद में, सभी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। सभी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, जितने भी वेस होंगे ये क्या करते हैं, छूने में, अगर जब आप इनको छू करके देखें तो साबुन के जैसे चिकने चिकने से महसूस होते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल वेसेस आर सोपी इन टच। अगर आप इनको छू करके देखेंगे तो चिकने से महसूस होंगे। आपने देखा होगा जो साबुन वगैरह का सॉल्यूशन होता है बिल्कुल चिकना सा होता है, किसी की अंगूठी वगैरह फंस जाती है तो उसको कहा जाता है कि साबुन के घोल में रख करके निकालिए, निकल जाएगी। तो ऑल वेसेस आर सोपी इन टच, ठीक है। छूने में कैसे महसूस होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सभी क्षार सभी क्षार छूने में, सभी क्षार छूने में साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं। सभी क्षार छूने में साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं, साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है, प्रतीत होते हैं। क्लियर। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि भाई मधुमक्खी काट लेती है तो वो कौन से एसिड छोड़ती है, चींटी काट लेती है तो क्यों इरिटेशन होती है, बिच्छू काट लेता है तो क्यों ऐसा होता है, नेटल स्टिंग लग जाता है तो क्यों ऐसा होता है, डंक में जो है कौन सा एसिड होता है, ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन। विनेगर वगैरह में कौन सा एसिड है, वो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला एसिड कौन सा है जो इंसान को पता चला, इस तरह से, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है, उस टाइप के। बट मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ वे ऑफ टीचिंग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सभी क्षार जो है छूने में साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं, और ये जब इनको आप डिसोसिएट करेंगे, जब इनको डिसोसिएट करेंगे, विघटित करेंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH- देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ऑल वेसेस, या ऑल वेस कह लीजिए, ऑल वेसेस गिव हाइड्रोक्सिल आयन, ऑल वेसेस गिव हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है बेटा OH- आयन ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सभी क्षार सभी क्षार विघटित होने पर, सभी क्षार विघटित होने पर, सभी क्षार विघटित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। सभी क्षार विघटित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH-, ठीक है, ये देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे देंगे। ओके, तो जरा समझते हैं एक दो एग्जांपल को लेकर के, एक दो एग्जांपल को देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया NaOH। आप सब जानते हैं ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को आप बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं आप इसको, कास्टिक सोडा। ये कॉमन नेम है, अगर देखा जाए तो यह हटा दीजिए क्योंकि ये इसका साइंटिफिक नेम नहीं हुआ, मतलब केमिकल नेम नहीं है। NaOH तो बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएशन पर ये सोडियम आयन देगा और एक और चीज देगा, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। जैसे आपने कोई और ले लिया, मान लो KOH, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, और इनका यूज जो है आप सब जानते हैं बेस का कहाँ कहाँ होता है, साबुन बनाने में होता है, ठीक है, बहुत से एल्कली प्रोडक्ट होते हैं, तो ये बनेगा K+ और OH- देगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने ले लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटी एसिड का काम करता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को आप बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका एक कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसको जब आप पानी में मिला करके देखेंगे तो झाग वगैरह से इसमें निकलने लगते हैं, देखने में दूध के जैसा प्रतीत होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनू जो होता है ना उसमें इसी को डाल के रखते हैं, या जो एंटी एसिड्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ये देगा हमें Mg2+ और 2 हाइड्रोक्सिल आयन 2H-। तो वी कैन से दैट ऑल द बेस गिव हाइड्रोक्सिल आयन ऑन डिसोसिएशन, तो जितने भी बेस हैं वो डिसोसिएशन पर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, सारे के सारे क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दिखाई दे रहा है ये सही से, तो आप इसको नोट कर लें, लिख लें इस तरह से। ये सारा जो है वो डिसोसिएशन पर होता है ऐसा। और अगली खासियत इनकी एक ये है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को कैसे करते हैं, नीला, और जो एसिड थे वो नीले को क्या कर देते थे, लाल कर देते थे। जस्ट उनके ये उल्टे हो गए, और इनकी जो पीएच वैल्यू है उसके हिसाब से हम एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर हम इजिली समझ पाएंगे। क्लियर ना। तो एक पॉइंट इसमें आप और ये एड ऑन कर लेना कि बेस कन्वर्ट, बेस कन्वर्ट या बेसिस कन्वर्ट, आप चाहें तो बेसिस लिख लें या बेस, बेस भी लिख सकते हैं ओनली। बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, यानी क्षार, क्षार लाल लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है, याद रखिएगा कि एक वर्ड आता है एल्कली, एक वर्ड आता है बेटा क्या, एल्कली। तो जो एल्कली होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षारक। तो क्या फर्क होता है क्षारक में और एल्कली में, ऐसे वो बेस, हाँ क्या लिखा मैंने, ये एल्कली, ऐसे वो बेस जो पानी में घुलनशील हो उनको हम बोलते हैं एल्कली, और जो पानी में नहीं घुलते वो सिर्फ क्षार कहलाते हैं। ये भी क्षार हैं लेकिन वो एल्कली नहीं कहला सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एल्कली, सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब जो है पानी में नहीं घुल पाते हैं। जो नहीं घुल रहा है वो क्षारक नहीं है, क्षार तो है। जो पानी में घुल रहा है वो क्षार तो ऑलरेडी है ही, लेकिन उसको हम जब पानी में घुल गया तो हम एक वर्ड यूज करते हैं क्षारक। तो हम ये कहेंगे कि होते क्या है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। क्या बोलते हैं उनको, एल्कली बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जल में घुलनशील क्षारों को, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारों को क्षारक कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है। इस पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं? तो ये तो गलत हो गया। ऐसे भी आ सकता है कि सभी क्षारक क्षार होते हैं या फिर जो एक दूसरे में बदल जाते हैं, या ऐसा नहीं होता। इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा। तो याद रखिएगा, जैसे बहुत से एग्जाम्पल इसके हैं जो पानी में घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका NaOH है ना, KOH एटसेट्रा, ये सब क्या है, पानी में घुल जाते हैं, तो ये क्षारक हैं। क्लियर ना। तो अब कौन कौन से बेस हैं, क्या है, वो सब समझेंगे। और इसके हम जो है स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम किससे पता करते हैं, पीएच वैल्यू से पता करते हैं। पीएच वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले हम जो है सोल्ट्स का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सोल्ट्स क्या होते हैं, अब देखो सोल्ट्स, सोल्ट्स यानी जिनको आप बोलते हैं लवण। तो सोल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट होते हैं एसिड और बेस के। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन
करा दें तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है? सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्ट्स आर द, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, सोल्ट्स आर द न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट, सोल्ट्स आर द न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट of an acid of an acid and a base। Salts are the neutralizing product of an acid and a base। हम ये कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद से या अभिक्रिया के उत्पाद लवण होते हैं, ये भी कह सकते हैं, या अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या ऐसे लिख लो, चलो उत्पाद को लवण कहा जाता है, बात तो एक ही है, लवण कहा जाता है। ठीक है, अब एक देखो मैं जनरल सी रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, जनरल सी रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने लिया एसिड यानी अम्ल, और इसको मैंने जो है किसी बेस के साथ मिला दिया, यानी किसी क्षार के साथ मिला दिया, तो ये जो है दो चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा सोल्ट जिसको आप बोलेंगे लवण, और दूसरा बनाएगा वाटर। क्या बनाएगा? वाटर, जल। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, हीट इवोल्व होती है उसमें, तो वो एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनती है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो अब ओरिजिनल करके देखते हैं। मैंने लिया यहाँ पर HCl, ये मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सबको इसका नाम पहले ही लिखा दिया था, तो दोबारा जरूरी नहीं लिखना। और मैंने यहाँ पे लिया NaOH, ये है हमारा क्या? बेस। तो ये तो हो गया हमारा अम्ल, और ये हो गया हमारा क्या? बेस यानी क्षार। तो जब इन दोनों की रिएक्शन एक साथ होगी तो यहां पर बनेगा NaCl और प्लस H2O। इसी रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये आपका बन गया सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? सोल्ट है, टेबल सोल्ट भी इसी को बोलते हैं। और ये आपका क्या बना? वाटर बन गया, जल बन गया। ठीक है, ये तो ऐसी रिएक्शन होती है, और इसमें हीट इवोल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस पे आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, क्या इसमें हीट इवोल्व होती है, रिएक्शन गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मेरे साथ आखिर में बने रहिएगा, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं। और भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के और भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ताकि आपको उनका भी अंदाजा हो जाए। अब डेमो बहुत लंबा नहीं होगा, तो इसलिए जो है कुछ ही चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखो जो सोल्ट्स हैं, अगर मैं सोल्ट की बात करूं तो सोल्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं। अभी देखो बताने के लिए आपको बहुत कुछ है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, कैसे उनको पहचाने, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, सॉरी वीक आपके बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाने। क्लियर ना? तो अपना फिर इनके लिए इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल इतना समझेंगे कि जो एसिड ये सोल्ट होते हैं उनके कौन कौन से टाइप हैं। तो टाइप ऑफ सोल्ट्स मतलब सोल्ट्स के टाइप, लवणों के प्रकार। तो लवण होते हैं तो लवणों के प्रकार। ठीक है, लवण के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर याद रखिएगा कि लवण जो है वो 3 तरह के होते हैं। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ
स्ट्रॉन्ग बेस आप मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलाएंगे तो बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजेशन होगा। यानी पिरवल अम्ल का न्यूट्रलाइजेशन आपको पिरवल क्षार से कराना है, पिरवल क्षार से कराना है। तो इस टाइप का जो होगा, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एनआर मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो याद रखिएगा इसमें बनने वाला जो सोल्ट होगा वो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? न्यूट्रल सोल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। अब मैं वाटर को नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लवण की मैं बात कर रहा हूं। तो कैसा? उदासीन, उदासीन लवण बनेगा। कैसा बनेगा? उदासीन लवण, उदासीन लवण बनेगा। क्लियर ना? और प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना? इसी तरह से अगर आपने वीक एसिड लिया है, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल लिया है और उसके साथ आपने मिला दिया है वीक बेस, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार अगर ये मिलाया है तो देखो इस रिएक्शन में भी क्या होगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अपोजिट है लेकिन है उतनी ही, तो इसमें भी न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा? न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। इसमें क्या है? इसमें भी उदासीन, उदासीन लवण बनेगा। क्लियर? अब अगर आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl वगैरह ले लिया जैसे H2SO4, पिरवल अम्ल, क्या ले लिया? पिरवल अम्ल। अब आपने न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो, मतलब आप करा रहे हैं किससे? वीक बेस से, वीक बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, वीक बेस इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा बट उतना नहीं कर पाएगा। अभी भी इसमें जो डोमिनेंट करेक्टर रह जाएगा वो किसका रह जाएगा? अम्ल का रह जाएगा। तो दुर्बल, दुर्बल क्षार। अब सोल्ट बनेगा लेकिन प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें जो बनने वाला सोल्ट होगा वो एसिडिक सोल्ट होगा। कैसा सोल्ट होगा? एसिडिक सोल्ट होगा। उसका नेचर जो होगा और प्लस वाटर बनेगा। तो मैं वाटर को लिख नहीं रहा हूं, बस आपको इतना समझा दे रहा हूं। पिरवल सॉरी क्या बोलेंगे इसको? अम्लीय, अम्लीय लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, राइट ना? इस तरह से प्लस वाटर। अब आपने लिया वीक एसिड, वीक एसिड यानी दुर्बल, दुर्बल अम्ल, और आपने मिला दिया इसको किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पिरवल क्षार के साथ आप मिला रहे हैं। रिएक्शन तो होगी लेकिन इसमें जो डोमिनेंट करेक्टर रह जाएगा वो किसका रह जाएगा? बेस का, क्योंकि इस केस में जो है बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये बनेगा बेसिक, बेसिक सोल्ट, और प्लस क्या बनता है? वाटर। तो देखिए इसमें बनेगा क्षारीय, क्षारीय लवण। क्या बनेगा? क्षारीय लवण। तो न्यूट्रलाइजेशन तब अच्छा होता है जब अपने लेवल की चीजें होती हैं। तो ये तो आपके स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड बेस की रिएक्शन वगैरह वगैरह हो गई, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे कि किसकी कितनी जो है स्ट्रेंथ है, क्या है? तो उसके लिए होता है गाइस क्या? उसके लिए होता है हमारा पीएच वैल्यू। देखिए हम एसिड बेस को पहचानने के लिए एक तो हमारे होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जिसको हम बोलते हैं सूचक। अब सूचक कई तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका फिनोप्थिलिन हो गया, आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, फिनोल रेड हो गया, इराइक्रोम ब्लैक टी हो गया, बहुत से होते हैं, उससे आप पहचान लेंगे। लिटमस पेपर हो गया, वो भी क्या है? हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। लेकिन क्या है कि एग्जैक्ट पता करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है वैसे उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या? पीएच वैल्यू। और भी जो है वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे हल्दी। हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक होती है, इंडिकेटर होती है क्षार के लिए। जैसे आपने सफेद कपड़े पहने हो और आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें हल्दी हो और वो आपकी शर्ट पे गिर जाए तो आपने देखा होगा पीला निशान बनता है। जब आप उसको साबुन या डिटर्जेंट से धुलते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है, तो वो इस बात का इंडिकेशन देती है कि आप मुझे जिस चीज से धुल रहे हो उसमें बेस है। हाँ, जो हल्दी होती है एसिड के साथ कोई रंग नहीं बदलती लेकिन बेस के साथ लाल हो जाती है। उसके के अलावा और भी बहुत से प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे चाइना रोज, रेड कैबेज, है ना, पिटूनिया, पिटूनिया हो गया, है ना। उसके अलावा आपका हाइडेंजिया हो गया, हाइडेंजिया। और फिर ओल्फैक्टी होते हैं कुछ, वो मैं क्लास में कराऊंगा, जैसे आपका लौंग हो गई, लौंग क्लोव जो होती है, वनीला हो गया, है ना। इन सब से जो है खुशबू कम ज़्यादा होने से पता चल जाता है कि एसिड है कि बेस है, समझ रहे हैं ना। ये सब होते हैं।
तो कई हैं, क्लियर ना। तो सूचक अभी हमें जो है पढ़ना है, तो सूचक हम क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बताने वाला था, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके अलावा जो है हमारा जैसे पीएच वैल्यू जिसको आप बोलते हैं पीएच मान, फिर आपके जो है सोर्सेस ऑफ एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो आप कैसे पहचानेंगे। इंपोर्टेंट सोल्ट्स हो गए जो एग्जाम में आते हैं, फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं इनके, इंपोर्टेंट सोल्ट्स, ठीक है, एसिड्स, आप सबको तीनों को ही लिख लो, एंड बेसेस, ठीक है। यानी महत्वपूर्ण लवण, अम्ल एवं क्षार, इस तरह से कैसे फिर इनका न्यूट्रलाइजेशन करें। ओके, तो कहाँ कौन कौन सी रेमेडीज होती है, एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर से क्या फर्क पड़ता है, कोरोजन कैसे होता है, इनकी वजह से भी है ना, जैसे रस्टिंग होती है ना, इनकी वजह से भी कोरोजन टाइप का होता है, कैसे ये हार्मफुल होते हैं, कैसे यूजफुल है, वो सब हम इसमें मतलब क्लास में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ यहाँ पर जो है वे ऑफ टीचिंग देखी है। अब चलिए, टाइम कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस, आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी ये टॉपिक जो है आधा अधूरा है, ये टॉपिक अगर मैं कराने लगूंगा तो अभी 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो अभी जो है इसमें यहाँ पर मैं इतना ही रहने दूंगा। आइए समझते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको देख करके अंदाजा लगा लें कैसे क्वेश्चन आएगा। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेडिसिन इज। हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है ज्यादा अम्लीयता हो जाना, अधिक अम्लीयता हो जाती है जब हमारे किसमें, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लगे, तो फिर हमें क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी, जलन जलन सी होने लगती है, समझ रहे हैं ना, जलन होने लगती है। वो जो बोलते हैं ना जिगर में बड़ी आग है, जिगर में आग नहीं है, वो एसिडिटी हो गई है। एनीवे, तो उसको आप किस चीज से न्यूट्रलाइज करोगे। तो अभी मैंने बताया था कि अगर एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाए, एसिड है तो उसके साथ आपको बेस मिलाना होगा, तब जाकर के आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी लवण और प्लस जल बनेगा। तो हमें जो है अब एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो हमें बेस मिलाना होगा। तो इसमें क्या मिलाएंगे, तो जाहिर बात है बेस की पहचान होती है, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है या फिर सोल्ट होता, तो बेसिक सोल्ट होना चाहिए था, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सोल्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, या तो वो हो, या फिर जो है आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होना चाहिए था, MgOH का होल ट्वाइस, या फिर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे सोल्ट हैं, लेकिन ये जो है एसिडिक नेचर के हैं, है ना, इसमें इनको लेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका इस्तेमाल एंटासिड किया जाता है, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपकी आती है ना डाइजीन, इनू, उन सब में यही होता है। इससे अगला क्वेश्चन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इनका जो नेचर कैसा होता है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिड बेस से रिलेटेड और मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आधात्मिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, या फिर आर एम्फोटेरिक इन नेचर, या फिर जो है टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, या फिर ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो आपको इसमें से वेल सूटेड आंसर चुनना है। तो जब मैं डिटेल में कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि देखिए जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर सही आंसर ये होगा। और जैसे देखो आपने लिया CO2, ठीक है ना, CO2। अब जैसे ही आप इनको H2O, जैसे H2O के साथ मिला देंगे तो देखो क्या है, ये H2CO3 बना रहा है, यानी कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है, एक इससे भी अंदाजा हो जाता है। और उसके अलावा जब आप इसको किसी बेस के साथ मिलाएंगे, तो ये सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। बेस के साथ मिलाएंगे तो ये एसिडिक बिहेवियर काम के जैसा काम करेगा, फिर जो है सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, समझ रहे ना। तो जैसे इसने अभी यहाँ H2CO3 बना लिया, ठीक है, तो ये एसिड बना रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। और जब आप इसको किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तब भी जो है क्या है, ये क्या बना लेगा, सोल्ट प्लस वाटर बना लेगा। तो इसका बिहेवियर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
अब जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, तो आप बताएंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इससे अगला है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलाइजेशन, दिख रहा है ना, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर भी फॉर्मूले में आपने जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है H2CO3, मतलब ऐसे मान लो जैसे फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल्ट है डॉट 24H2O, ऐसे लिखा होता है। तो वो जो डॉट लिख करके लिखा होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का वाटर बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आप गर्म कर देंगे किसी जिसमें वो होगा तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो इनके फॉर्मूले जब तक अब आपको पता नहीं होंगे आप कैसे कर पाएंगे। तो ये ब्लू पेट्रोल को हम बोलते हैं नीला कसीस या नीला थोथा, क्या बोलते हैं, नीला कसीस या नीला थोथा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CuSO4.5H2O। तो देखो आप इसमें देखिए 5H2 क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O, क्या होता है 10H2O। तो देखो इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। अगर इसमें से मैं 1.5 मॉलिक्यूल निकाल दूं, हाफ H2O कर दूं, तो फिर ये हो जाएगा आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो अभी देखो इसमें भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सही आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारा सही आंसर होगा क्योंकि इसमें जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अगला सवाल है देखिए, ये अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने बताई थी उसी पे बेस्ड था और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या होता है जब एक प्रश्नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। एसिड को जब बेस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर यानी लवण प्लस अम्ल बनेगा और उसमें हीट इवॉल्व होती है। अभी मैंने बताया था उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, हीट निकलती है, गर्म हो जाती है, हो जाएगी वो। तो द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज, ये होगा, या द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज। तो देखिए डिक्रीज वाला ऑप्शन गलत। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन द सेम, ऐसा कभी नहीं होता है। जब एसिड और बेस को आप एक साथ मिलाएंगे तो हीट जरूर जनरेट होगी। सोल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यस सोल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है और आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। पहला और फोर्थ अगर जिसमें होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो पहला और फोर्थ जो है वो आपका इसमें है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, डी है। क्योंकि देखिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है आपका, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होता, फर्क पड़ेगा। तो यहां पर जो सही आंसर है कौन सा है, डी। क्लियर ना जी। इससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर एसिडिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति में अम्लीय है। आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, इतना आसान सा। तो आपको इनमें से पहचानना है कि ऐसा कौन से हैं ये, इनमें से एक ग्रुप है पूरा जो एसिडिक नेचर का है। वो देखते हैं इसमें। देखो कर्ड जो है वो एसिडिक नेचर की है, बिल्कुल सही। लेकिन बेकिंग सोडा कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का। गैस्ट्रिक जूस जो है वो कौन से नेचर का है आपका, एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और ये बेसिक नेचर का। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। देन जो कैलामाइन लोशन है, लेमन जूस है, विनेगर है, तो देखिए ये जो है बेसिक नेचर का होता है और ये दोनों जो है एसिडिक नेचर के हैं। ये एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का, और ये बेसिक नेचर का है, तो ये वाला। और हाँ उसके अलावा जो टूथपेस्ट है टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट भी कौन सा होता है, इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है, बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि हमारे मुंह के जो एसिडिक नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, पीएच वैल्यू 8 होती है तो बेसिक होगा। तो इसमें टूथपेस्ट आ गया, ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा शुरू में ही लिखा हुआ है बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, तो गलत। और इसमें पूछा है कि जो एसिडिक नेचर के होते हैं वो बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो टूथपेस्ट आ गया, शैम्पू आ गया, ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब आते हैं इसमें, बचा ये ऑप्शन। तो देखो विनेगर एसिडिक नेचर का होता है, यानी सिरका। उसके अलावा देखिए यहाँ लिख रहा है सिरका, फिर नींबू का रस, नींबू का रस भी क्या होता है, एसिडिक, पीएच वैल्यू 2.4 के आसपास होती है। अमाश्य रस यानी हमारे जो पेट में बनता है अमाश्य रस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है, वो भी कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का। और जो दही है वो भी एसिडिक नेचर की हो जाएगी, इसलिए सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ए। सही आंसर कौन सा होगा, ए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है।
अब देखिए ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। आया क्वेश्चन और मैंने बताया था कि जो आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है? तो आप आराम से यहां पर निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो देखो कौन सा होना चाहिए। फिनोप्थिलीन जो है वो कौन सा है? देखिए ये नेचुरल है, लेकिन क्या है, ये वाला जो है नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। इसमें जो मिथाइल ऑरेंज है, चाइना रोज नेचुरल हो गया, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा फिनोप्थिलीन इसमें भी आ गया, तो फिनोप्थिलीन भी क्या है भाई, यहां पर भी जब आपने काट दिया तो यहां पर काट दिए। लिटमस पेपर जो है वो ऐसे मान करके चले कि हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर की प्राप्ति हमें लाइकेन से होती है। लाइकेन्स में होता है एल्गी प्लस फंजाई। आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टॉपिक को मैं इजीली एक करके 1 बाय 1 करा दूंगा। तो यहां पर अगर देखें तो सही आंसर जो हमारा कौन सा होगा तो देखिए लिटमस पेपर हो जाएगा। यहां पर भी लिटमस था, लेकिन यहां फिनोप्थिलीन आ गया था, और टर्मरिक है ही, मैंने अभी बताया था बेस के लिए इंडिकेट करती है, इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, वो लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस पेपर या लिटमस डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, किससे ऑब्टेन की जाती है? लाइकेन से। लिटमस पेपर की प्राप्ति हमें लाइकेन से होती है, तो वो क्या है? नेचुरल है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, यहां तक मैंने ये उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने थोड़ा सा पढ़ के देखा था एसिड बेस सोल्ट वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखे थे कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे आराम से कर ले जाएंगे, क्लियर ना। बट मैंने कुछ क्वेश्चन और भी रखे हैं कि थोड़ा सा हमें बायोलॉजी और फिजिक्स वगैरह का भी अंदाजा हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इजिली क्वेश्चन आते हैं, आप कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 मतलब जो है पूरे में पूरे नंबर आप ला सकते हैं। 30 में 30 नंबर दोनों को मिला के, कंटेंट और पेडागोजी को मिला करके ला सकते हैं इजिली। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स, इसमें कहा गया है कि विटामिन एक्स की कमी से ब्लीडिंग हो जाती है गम में। मसूड़ों से खून का आना आप सब जानते हैं, स्कर्वी को कहा जाता है। स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून आता है, विटामिन सी की कमी से होता है, पता है ना सबको। एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। इसमें कहा गया है कि ये जो विटामिन है वो अपशोषण में मदद करता है मिनरल वाई के, यानी खनिज होता है एक, उसके अब्जॉर्प्शन में। एंड एक्स इज फाउंड इन द फूड जेड, और जो एक्स है वो फूड में पाया जाता है जिसका नाम जेड है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। विटामिन एक्स की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, यह विटामिन वाई खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचाने क्या होते हैं? तो देखो यहां से ही अंदाजा लगा लें। विटामिन सी किस में है? तो ये हो गया विटामिन सी, और विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है, तो बाई क्या है यहाँ पर? आयरन है। और जो विटामिन सी का सोर्स है वो खट्टे और रसीले फल होते हैं। खट्टे और रसीले फल जैसे आपका हो गया मौसमी, आपका हो गया संतरा, है ना, आंवला, ये सब जो होते हैं, कच्चा अमरूद, मतलब कम पका अमरूद जिसको आप बोलते हैं, खा सकें ऐसे में, है ना। विटामिन सी और भी कई चीजों में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खट्टे और रसीले फलों में होता है, तो आपका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। तो विटामिन से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला सवाल है, देखिए आपका रिएक्टिविटी सीरीज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। जब आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, टाइप ऑफ रिएक्शंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप इसको आप आराम से कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है उसके सोल्ट से, उसके सोल्ट सोल्यूशन से उसको अलग कर देता है, उसके लवण के विलयन से उसको अलग कर देता है। तो मेटल एक्स डिस्प्लेस्ड मेटल बाई from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. धातु X धातु Y को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, लेकिन धातु Z को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। सबसे प्रतिक्रियाशील धातु की पहचान करें। आप इसको पढ़ लो, इसमें कहा गया है कि X डिस्प्लेस मेटल Y। तो जाहिर बात है Y को जो है वो X डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो Y से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में X। फिर कहा जा रहा है कि जो इट्स सोल्ट सॉल्यूशन इज नॉट एबल टू बट इट नॉट एबल टू डिस्प्ले द मेटल Z। तो जाहिर बात है जब मेटल को Z को नहीं हटा पा रहा तो Z जो है यहां होगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें जो है आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे ना, जैसे सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, इस तरह से करके चलते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो
वो सब ट्रिक पड़ी हो गई आप लोगों ने। केदारनाथ का माली आलू जरा फींके पकाता है, कोई आए आगे, कोई आए आगे आए और पीटे। ये फिर वो पढ़ा होगा पीएससी में आजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, पढ़ा है ना जो ट्रिक पड़ी होगी, पीएससी माजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। कैसे याद करते हैं वो ट्रिक्स मैं बता दूंगा क्लास में। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा होगा, जेड होगा। जेड होगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे होता है या जो जिससे भी जो ऊपर होगा अपने से कमजोर वाले को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये है। देन इस अगला ये है कि एन एयर बबल इनसाइड वाटर वी हैव लाइक देखो कितना आसान है, फिजिक्स का सवाल है। जब हम लेंस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कॉनकेव लेंस अप्तल लेंस के जैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स के लेंस के जैसा काम करेगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा काम करेगा, या कॉनकेव मिरर के जैसा काम करेगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है आपको ये बताना है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है। तो देखिए बाहर जो रहता है हवा का बुलबुला वो इस तरह का होता है, और ये जब इसमें लाइट जाती है तो ये उसको क्या कर देता है, दबा देता है इस तरह से करके। तो ये अगर नॉर्मल बाहर होगा तो ये ऐसे काम करता है कॉन्वेक्स के जैसा। लेकिन जब आप इसको पानी में लेकर के जाइए तो फिर पानी में जैसे ये जाता है तो ये डाइवर्ज होने लगता है इस तरह से करके, डाइवर्जिंग लेंस के जैसा काम करता है। और डाइवर्जिंग लेंस किसको हम बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं, अप्तल लेंस। ओके, ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ना। तो और ये जो होता है कन्वर्ज करता है। तो कैसे ये मतलब एक्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेंस वगैरह, मिरर्स आपके है ना, सब आई डिफेक्ट एंड ऑल, वो सारा हम जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे अगला है देखिए, इन अ बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट्स आर गिवन अ सेट of microscope slides containing different type of cells and asked to identify and classify them based on their structure. Which of the following process skill is being promoted in this activity? ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी को तो आप यूं ही कर लेंगे है ना, लेकिन क्या है, पढ़ना जरूरी है। तो जीव विज्ञान की कक्षा में छात्रों को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाली सूक्ष्मदर्शी स्लाइडों का एक सेट दिया जाता है और उन्हें उनकी संरचनाओं के आधार पर पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको ये बताना है। इसमें क्या हो रहा है, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन ड्राइंग हो रहा है, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष ड्राइंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप, बच्चे को माइक्रोस्कोप दिया है कि इसको ऑब्जर्व करो है ना, और जो है मेजरमेंट करिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है या नॉर्मल माइक्रोस्कोप, कोई सा भी माइक्रोस्कोप हो, चीजों को कई गुना बढ़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत। देन कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन वगैरह तो बात की बात है, तो शुरुआत में तो ये सब होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। प्रिडिक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, भविष्यवाणी और प्रयोग, इतना बच्चा खाली सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से इतना नहीं सीख सकता, मतलब सिर्फ देखने से, एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहा है वो, देखा जाए तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड देन क्या है, मेजरमेंट, अवलोकन और मापन कर रहा है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर। अब देखिए इससे अगला सवाल आप देखेंगे, which of the following glands in human being secrete more than 2 hormones? इनमें ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 से ज्यादा हॉर्मोन्स को निकालती है। अब ये क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो आपके 2 ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपको वेल सूटेड जो सही आंसर बैठेगा, अच्छा होगा, वो कौन सा आप चुनेंगे। हार्मोन क्या होते हैं, केमिकली लिक्विड होते हैं जो हमारे ब्लड में निकल के जाते हैं हमारे बॉडी के किसी अंग से, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। और ग्लैंड भी 2 तरह की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरी होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जिनसे हार्मोन्स निकले वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जिनसे एंजाइम्स निकले वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बट एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, जिसको हम मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि या संयुक्त ग्रंथि बोलते हैं, जिससे जो है दोनों चीजें निकलती हैं, एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी 2 से अधिक जो है हार्मोन निकालती है। तो देखो एड्रिनल ग्रंथि नहीं निकालती, एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है एक। पिट्यूटरी ग्लैंड और देखिए थायराइड ग्लैंड भी जो है नहीं निकालती इतने। पेनक्रियाज 3 हार्मोन निकालती है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, आपने पढ़ा होगा ना, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस। एक और होती है डायबिटीज इंसिपिडस, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे बाद में क्योंकि काफी डिटेल्ड हो जाएगा। उसके अलावा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, तो 2 से ज्यादा तो ये भी निकालती है, बट तो ये निकालती है 3 हार्मोन और पिट्यूटरी निकालती है लगभग 10 हार्मोन। अब इन दोनों में चुनो, आंसर कौन सा चुनोगे। तो फिर किसको चुनना पड़ेगा आपको, पिट्यूटरी को। अगर हाँ पिट्यूटरी ऑप्शन में नहीं होती तो आप जो है किसको चुन लेते, पेनक्रियाज को। क्लियर ना।
अब अगला है वाई स्कूल क्या वाई शुड को कुरिकुलर एक्टिविटीज बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्यों आयोजित की जानी चाहिए। पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका, खुद आंसर कर दोगे देखते ही क्वेश्चन को कि हाँ मेरा कॉमन सेंस इस चीज को कह रहा है। इट हेल्प इंस्टीट्यूशन टू गेट फेम, यह संस्थान को प्रसिद्धि पाने की मदद करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रसिद्धि कुछ नहीं होती इससे। इट हेल्प जस्टिफिकेशन फॉर फी कलेक्शन, यह शुल्क संग्रह के औचित्य में मदद करता है, ऐसा भी नहीं है। देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द स्टडी, क्या ये उनके लिए है जो पढ़ नहीं रहे हैं, चलो उनको और चीजें कराते रहो, तो ये भी नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है या बच्चे के समग्र विकास में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा कौन सा, बी हो जाएगा। इससे अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, वैज्ञानिक अपने काम में पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि की एकमात्र मार्गदर्शिका है, ऐसा भी नहीं है। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, नहीं, प्रैक्टिकल पे यकीन करता है, सिर्फ विश्वास पे नहीं चलता, प्रैक्टिकल पे चलता है, तो ये नहीं हो। यहाँ पर जो सही आंसर है साइंस इज अ सोशल इन नेचर, क्योंकि इसको भी तो सोशली ही मतलब लोग ही तो कर रहे हैं इसको, और जो है कहीं ना कहीं जोड़ करके भी देखा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, साइंस इज अ सोशल इन नेचर। अगला है द कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस मींस, विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, युगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन है ये, ठीक है। या फिर जो है मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन है ये, तो गलत है ये। रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू, देखिए जो आपने पढ़ा होगा CCE वाला जो टॉपिक है हमारा पेडागोजी में, ये वही है जिसको हम बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें ये जो NCF वगैरह है, जब 2005 आप पढ़ेंगे, और वैसे भी कि भाई लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो है ना, लगातार एक्सरसाइज लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, और ये बिल्कुल शामिल होना चाहिए हमारे जो है टीचिंग में। तो यहाँ पर जो है क्या है, मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन या फिर रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग। तो देखिए ये जो हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग, सीखने का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास को शामिल करना, तो ये रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर, और आप प्ले स्टोर से सचिन एकेडमी ऑफिशियल को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ एप्लीकेशन वाली क्लासेस में। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इस वाले इसमें, और उसके अलावा आपका EVS जो आपका पेपर फर्स्ट है। तो मिलते हैं आपसे एप्लीकेशन की क्लास में। अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।